हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली अब तुम्हारा 10th कंप्लीट हो चुका है। अरे भैया रुकिए, अभी तुम्हारा एक पेपर बचा हुआ है, बट भाई IT का है, वो तो हो जाएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो फाइनली तुम्हारा अब 10th खत्म हो चुका है। अब हमें 11th को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो अब जो तुम्हारी टेंशन है वो अब तुम्हारी ख़त्म नहीं हुई। अब तुम सोचो भाई तुम्हारी टेंशन खत्म हो चुकी है, तो नहीं भाई, अब तुम्हारी रियल टेंशन शुरू हुई है। अरे भैया आप तो अपने पेरेंट्स की तरह बन रहे हो, ठीक है। अब तो पेरेंट्स की तरह बन रहे हो भैया, वो भी तो बोलते हैं 10th कर ले तो बहुत अच्छा जाएगा, 10th कर ले बस वही टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं अब 10th हो गया, अब 11th 12th मेन होता है, वो टेंशन खत्म हो जाए, उसके बाद ही तुम्हारा टेंशन खत्म होगी, ठीक है। मेन 11th 12th होता है। 11th 12th निकालेंगे कहीं भैया MBBS कर लो, IIT कर लो, जब वो हो जाएगा तब जाके तुम्हारी मेन टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया। वैसा मैं नहीं बोलने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ बट हाँ देखो, तुम्हारी टेंशन जो है वो ख़त्म तो नहीं होने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं तुम 100% एकदम फ्री हो जाओ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। बट हाँ अभी ये जो वीडियो है उसको तुम पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज़ करो, देखो, समझो। बट यहाँ पे मैं ये भी तुमको बोले जा रहा हूँ कि अभी तुम 3 से 4 दिन का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। आराम से ब्रेक लो, ठीक है, थोड़ा सा चिल करो, बिकॉज आई नो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, बोर्ड एग्जाम हम देखे आ रहे हैं, अब थोड़ा सा चिल करेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 दिन का आराम से चिल कर लो आराम से, उसके बाद ये वीडियो को पूरा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। बिकॉज अगर तुम ज़्यादा गैप ले लेते हो तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। देखो तुम 2024 में अपना एग्ज़ाम दे रहे होगे, किस चीज़ का, नीट या JEE का, ठीक है, या तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिस भी स्ट्रीम में तुम गए हो, ठीक है, उस चीज़ का तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो देखो अगर तुम आ चुके हो कहाँ पे, मई में आ चुके हो, ऑब्वियसली तुम मई में जी रहे हो। और जो बच्चे, और यहाँ पे 20 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से बहुत ढेर सारे बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स कर रखा है, जिन्होंने 11th पढ़ रखी है, तो ऑब्वियसली तुम 1 महीना पीछे तो हो ही, ठीक है। तो अगर तुम और ज़्यादा ब्रेक मांग रहे हो कि भैया इज़ इट द राइट टाइम टू स्टार्ट क्लास 11, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल भी अपने अंदर इसको इच्छा मत रखना, ठीक है। राइट टाइम नहीं, राइट टाइम था अप्रैल, ठीक है, टाइम तो वैसे भी निकल चुका है। बट हाँ क्योंकि एग्ज़ाम थे तो हम लोग को उस पर भी फोकस करना था। बट हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि तुम जो पहले से कर रखेंगे। देखो कुछ बच्चे हैं, कुछ क्या 20 लाख में से एटलीस्ट बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से कर रखा, जिन्होंने फाउंडेशन कर रखा है, जो 11th का एटलीस्ट स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो तुम ऑब्वियसली 1 महीना पीछे हो चुके हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने पढ़ रखा है तो तुम अब पूरे साल भर पीछे रहोगे, नहीं। जो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ किस तरीके से तुमको स्टार्ट करना है, क्या तुम्हारा पूरा प्लान रहेगा, स्ट्रैटेजी प्लान रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। तो तुम उन के बराबर आ सकते हो जिन्होंने 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिनका 11th कंप्लीट हो चुका है, सॉरी जिनका एटलीस्ट 11th का 10 to 20% पहले चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट कर रखे हैं जिन्होंने, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, उनके बराबर तुम आ जाओगे, ठीक है। तो देखो अब क्लास 11th में तुम आ चुके हो, ठीक है। तो अभी तो तुम पहले 3 से 4 दिन आराम से चिल कर लो, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। बट हाँ वीडियो को देख लो पूरा समझ लो, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर तुम कोई भी बच्चा क्लास 11th में आता है, अब तुम क्लास 11th में आओगे, तो सबसे पहले तुम्हारे 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 मेन क्वेश्चन जो तुम्हारे क्लास 11th वाले बच्चे के माइंड में आते हैं, हमारे भी मन में आए थे और हर एक बच्चे के मन में आएंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया सिलेबस कितना है। तो देखो सिलेबस के बारे में बात करें तो हाँ देखो तुम्हारा जो इतनी ढेर सारी बुक्स थी अब वो थोड़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स अगर तुम मेन NCERT देखो तो, बट अगर उसके हिसाब से देखो तो वो बुक्स उतनी ही लिमिटेड थी। बट यहाँ पे वो बुक्स कितनी बढ़ा तो तुम वो कम है तुम्हारे, कहाँ से तुम ले लो, कितनी रिफ्रेशर्स आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉमर्स आर्ट जो भी होती हैं उन सब की इतनी रिफ्रेशर्स आती कि वो जो तुम्हारा 10th तक सिलेबस था लिमिटेड, भले वो इतना मोटा बैग होता हो बट उससे बहुत ज़्यादा ये वाली बुक्स हो रही होंगी। तो ऐसे देखो सबसे पहली तो सो कॉल्ड ये जो तुम्हारी मोटी बुक्स हैं उनसे डरना नहीं है, ठीक है। ये डर सबसे पहले भगा लो कि भैया अब हम 11th में आ गए बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटी बुक्स ऐसा नहीं कि तुमको हर एक बुक पढ़नी, तुमको मेन NCERT पे फोकस करना है। अगर तुम NCERT रट लेते हो, पूरा उसको समझ लेते हो ना, तुमको मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी सी बात मैं तुमको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम NCERT पढ़ लेते हो तो कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मोटी बुक्स हैं इनसे डरना नहीं है, ठीक है। और सिलेबस कितना है वो तुम्हें पता है। सिलेबस तुम्हारे 5 ही सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश कंपलसरी है, एक तुम्हारा इलेक्टिव होगा, बाकी 3 तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होंगे। अगर PCB है या PCM है या तुम्हारा आर्ट्स होगा या तुम्हारा ह्यूमैनिटीज़ होगा या तुम्हारा कॉमर्स होगा, जो भी हो, ठीक है, वो सब तुम्हारा
स्ट्रीम पे डिपेंड करेगा। तो आई होप तुमने स्ट्रीम तो चुन ही ली होगी, ठीक है, वो मैंने वीडियो बना दी थी तो तुमको पता चल गया, स्टार्टिंग में तुमने चुन लिया होगा, ठीक है, तो वो तो तुमको पता ही होगा तुम्हारी स्ट्रीम क्या होने वाली है, वो तुमको मिलेगी। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा सेशन, ठीक है, सेशन तुम्हारी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी स्टार्ट हो। बट हाँ, अगर रिजल्ट में कोई फेल होता है तो उन केस वापस कर दिया जाता है, बट बहुत ही रेयर केस में ऐसे फेल होते हैं, ठीक है, उनको वापस कर दिया जाता है। बट हाँ, अगर होता है तो तुम वापस रहोगे, नहीं तो तुम जितना पढ़ रखे हो फिर वहीं से तुम कंटिन्यू करोगे, ठीक है, बिकॉज रिजल्ट आने तक तुम्हारा यहाँ वेट नहीं होगा, सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी तुम 1 से 1.5 महीना लेट हो चुके हो, और 11th का सिलेबस जो है तुम टाइम लगता है कंप्लीट करने में। बिकॉज देखो ऐसा नहीं, अगर तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट के साथ तो तुम्हें टाइम लगेगा, अगर तुम्हारे टीचर सिर्फ समझा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने के पीछे लगे तो वो तो तुम्हारा 4 से 5 महीने पूरा सिलेबस ही ख़त्म करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पहले समझनी है, और इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देना, भाई मोटी मोटी बुक से हम कैसे पढ़ेंगे, डर गए, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मोटी मोटी बुक्स नहीं है, पहली बात तो यही समझ लो कि क्या तो मोटी बुक्स हैं ही नहीं, सिर्फ पतली बुक्स हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, कितने घंटे पढ़ना होता है, कितने घंटे पढ़ना है। 11th में आ चुके हो तुम, ठीक है, अब जब तक तुम 16 से 20 घंटे नहीं पढ़ोगे कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत ही सारे स्टेटमेंट तुमने सुने होंगे, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 16 से 20 घंटे पढ़ने में एकदम पगला ना जाओ उसके पीछे, ठीक है, ठीक है। देखो घंटे यहाँ पे तुमको 16 से 20 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट तुमने सुन रखे होंगे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पे मैटर बिल्कुल नहीं करता। ये कितने घंटे ये जो पढ़ना है ना, इस पे मैटर करता है इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव आवर्स। अब इसका मतलब क्या है वो अभी मैं तुमको डिटेल में पूरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहना तभी तुम्हें समझ आएगा। ये डिपेंड करता है इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव आवर्स पे। अब इसको डिटेल में अभी बताता हूँ आगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहला हो गया सिलेबस कितना है, दूसरा कितने घंटे पढ़ना होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि कोचिंग और स्कूल, कोचिंग और स्कूल। अब तुमने कोटा का नाम सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है नीट के लिए, जेईई के लिए। तो भैया हमें कोटा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्कूल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या इसमें बेस्ट है, तो वो मैं तुमको एक कंपैरिजन तुमको दे देता हूँ इन दोनों के बीच में। ये तुम्हारा कोचिंग है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा फीस लेगा, तुमको टॉपर बनाने पे, टॉपर्स पे ध्यान देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, टॉपर्स पे इनका भी ध्यान देता है, ठीक है, तुम्हें ये तुम्हें पढ़ाएगा, ये भी पढ़ाएगा, ये तुमसे फीस लेगा, टॉपर बनाएगा, इसका गोल क्या रहेगा, 90% प्लस होना चाहिए, इसका गोल क्या होता है, 90% प्लस होना चाहिए। सब तो सिमिलर है इसमें। अब तुम ये डिपेंड करता है, देखो अगर तुम स्कूल तो तुमने ज्वाइन कर रखा है, स्कूल तो मेरे हिसाब से तो स्कूल ही बेस्ट है, बट मैं एक कंपैरिजन को दे रहा हूँ, ये भी फीस ले रहा है, ये भी फीस ले रहा है, 1.5 से 2 लाख ये भी लेगा, 1.5 से 2 लाख या 1 से 1.5 लाख ये लेगा, ठीक है, भले ही थोड़ा सा स्कूल में कम हो सकता है। टॉपर्स ये भी क्या करता है, टॉपर्स पे ध्यान देता है, स्कूल क्या करता है, टॉपर्स पे ध्यान देता है, बट हाँ ऐसा नहीं है वो सिर्फ टॉपर पे ध्यान देता, हर एक बच्चे पे भी ध्यान देता है टीचर जो। कोचिंग क्या करता है, वो 1 से 2 महीना तुम्हारा देखेगा, स्टार्टिंग में भाई हर कोचिंग हर बच्चे पे ध्यान देता है, उसको क्या चाहिए, उसको तो पैसा मिलता है, अब वो पढ़ाएगा, बट उसके बाद क्या करता है, जब 1-2 महीने निकल जाते हैं, जब टेस्ट हो जाते हैं, तो उसको पता चला हाँ भाई ये बच्चा टॉपर है, बाकी पीछे करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाते सबको है, बट ध्यान उनका केस पे रहता है टॉपर, ठीक है। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम जब कोचिंग में जाओगे तो ऑब्जर्व करोगे, तुमने अगर कोटा फैक्ट्री देखी है तो वहाँ पे तुम्हें पता चला होगा, ठीक है। तो ये तो सच्चाई है, ठीक है। बाद में मेरे ऊपर तुम वो मत कर भैया ये बोल रहे हैं कोचिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम कोचिंग मत जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। मेन ये तुम्हारा डिपेंड करता है तुमको अच्छा किस पे लगता है, समझ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका जो मेन क्वेश्चन देखो, पढ़ाएंगे ये भी तुमको, फीस भी ये भी लेंगे, टॉपर वो भी, दोनों ही बनाएंगे, गोल सबका 90% रहता है, ठीक है। मेन जो डिपेंड करता है, ठीक है, मेन चीज़ ये रहता है तुम्हारी समझता क्या है, ठीक है, समझता है कि नहीं, तुम समझ रहे हो कि नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हें स्कूल में समझ आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, स्कूल में ही रहो। इनकेस स्कूल में नहीं समझ आ रहा है तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि तुमको कहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुमको कहाँ पे समझ आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो तुम वहाँ पे जाओ। तो ऐसा नहीं स्कूल भी ज्वाइन कर रखे हो और कोचिंग भी ज्वाइन करो और अपना पैसा वेस्ट करो, नहीं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। हमें पहले से ही एक बार अगर कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में तो तुम पढ़ ही रहे हो, वो तो तुम्हें पता है, कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पे भाई 1-2 महीने का अपना जो वो एक ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। ट्रेनिंग कह रहे हैं मीन्स अपना एक ट्रायल क्लास ले लो, ठीक है, और उनसे कहो भाई ये वाला चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उनसे कह दो भाई ये वाला चैप्टर है, और एक टीचर कह दो भाई ये वाला चैप्टर हमको समझा दो,
ठीक है। अगर वो पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझा देता है, अब कोई भी चैप्टर तुम पूछ सकते हो, बिकॉज वो टीचर है, अगर वो एक्सपीरियंस टीचर होगा, उसको आता होगा तो वो अच्छी तरीके से समझा देगा और तुम्हें वो समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ आ जाता है, तुम्हें लगता है भाई ये टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो तुम कोचिंग में ज्वाइन कर लो। इन केस अगर तुम्हें लग रहा है भाई नहीं ये कोचिंग वाले नहीं पढ़ा पा रहे, तो क्या करो, स्कूल में तो हुई, स्कूल में आराम से रहो। और ज़्यादातर अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से स्कूल ही सही है, बिकॉज मैंने भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी ही नहीं है, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है, ठीक है। सिर्फ मैं स्कूल ही जाता हूँ बस, और बाकी सेल्फ स्टडी वही रहता है, ठीक है। मेन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हें जहाँ से समझ आ रहा है तुम वहाँ पे जाओ, ठीक है। और ये चीज़ तुमको समझ आ गई कि तुमको क्या ज्वाइन करना है कोचिंग के स्कूल, वो तुम समझ चुके हो, अब हमें क्या ज्वाइन करना है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मंथ सेव। 1 मंथ सेव का मतलब क्या है? जब भी तुम क्लास 11 में जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि तुमने 1 जून से स्टार्ट किया, अब 1 जुलाई तक तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। बच्चे के पास टाइम होता है, स्कूल वाले की टाइम देते हैं भाई, अगर बच्चे को समझ आ रहा है, ठीक है, अगर उसको समझ आ रहा है साइंस स्ट्रीम में वो पढ़ना चाह रहा है, तो ठीक है वो कंटिन्यू कर सकता है। इन केस अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, ये हर स्कूल में होता है, ठीक है, हर स्कूल में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। इन केस अगर तुम साइंस ले लियो, देखो हमेशा क्या होता है, हम लोग या तो जल्दबाजी में पेरेंट्स के प्रेशर से या अपने फ्रेंड के चक्कर में हम ले लेते हैं क्या, स्ट्रीम ले लेते हैं, ठीक है। उसने लिया साइंस, हमने भी ले लिया साइंस। मेरे पेरेंट्स क्या है, हमारे यहाँ तो सब डॉक्टर हैं, तो हम भी साइंस ले लेंगे, प्रेशर में हम आके ले लिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास टाइम रहता है 1 महीने का, ठीक है। अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, या अगर तुम भी देख रहे हो, तो तुमको अगर मैं सबसे पहले बता दूँ, ठीक है, ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स को भी दिखाना और खुद भी देखना, ठीक है। अगर तुम हो, ठीक है, तुम्हारा जो फ्रेंड है अगर उसने साइंस ले रखी तो भाई उसका बैकग्राउंड देख लेना, उसका साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसलिए वो साइंस लेता है। अब तुम जल्दबाजी के चक्कर में अपना भी बैकग्राउंड देख लेना, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं करना कि उसने साइंस ले ली, तुमने भी साइंस ले ली, बट तुम्हारे 30 में आ रहे थे 10 मार्क्स, उसके आ रहे थे 30 में 25 मार्क्स, तो वो तो कंटिन्यू कर लेगा, उसकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, तुम्हारा क्या होगा, तुम बाद में झेलोगे पूरे साल भर। तो प्लीज़ किसी के भी चक्कर में, किसी भी दोस्त के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में अपना जो तुम्हारा कैरियर है उसको प्लीज़ मत खो देना, अपने एम को अचीव करने के रास्ते से मत भटक जाना। दोस्ती हमेशा चल जाएगी, ऑनलाइन चलेगी, हर जगह तुम, ऐसा नहीं स्कूल के बाद तुम बाहर मिल सकते हो, ठीक है, उसके घर जाओ, कहीं भी मिलो, एटलीस्ट वो 6 घंटे तुम अपने गोल की तरफ डिवोट करो जो स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर उसने साइंस लिया है तो ठीक है, तुमने मैथ्स लिया है तो तुम मैथ्स के सेक्शन में रहो, उसके साथ बायो में ना घुस जाओ, ठीक है। और ना ही तुम मैथ्स, अगर उसने मैथ्स लिया तो तुम उसके साथ मैथ्स में चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। और इनके जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, आप मेन गोल आपका क्या है कि आपका जो स्टूडेंट, आपका जो बेटा है या बेटी है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, खुश रहे, आपका नाम रोशन करे, बस आप यही तो चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या वो डिमोटिवेट ना हो जाए, ठीक है। मीन्स वो एक अच्छा आदमी बने, एक वेल सेटिस्फाइड, ठीक है, एक अच्छा आदमी बने, ठीक है, वेल मैनर बने, पैसा हो, सब कुछ हो, ठीक है, क्वालिफाइड हो, तो यही आप चाहते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर है, ठीक है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट था, बट अपने बच्चे से भी पूछे कि उसको क्या, अगर उसको मैथ्स समझ आ रही है तो ठीक है उसको मैथ्स दिलाइए, उसको आर्ट आ रही है तो आर्ट दिलाइए। और सबसे मेन चीज़ ये होता है कि अगर आपके बच्चे के 10th में 90% आए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस के लिए ही बना है या मैथ्स के लिए बना है, उसका गोल है उसको UPSC में जाना है, ठीक है, तो वो आर्ट्स लेगा, उसको आर्ट्स दिलाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं हर 90% वाला बच्चा साइंस ही में घुसे दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उससे पूछिए उसको इंटरेस्ट क्या है, अगर उसमें अगर उसके 95% भी आ रहा है, अगर उसको चाहिए कॉमर्स या आर्ट चाहिए तो उसको कॉमर्स आर्ट दिलाइए, ठीक है। देखिए सोसाइटी तो बोलती रहेगी भैया इतने अच्छे मार्क्स हैं तब कि उसमें दिलाया, ठीक है। मेन उसका इंटरेस्ट है, अगर वो उस चीज़ में अपने इंटरेस्ट में कोई भी अगर काम कर रहा है, अगर आप भी हो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो आप लाइफ टाइम खुश रहेंगे, आप ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे उस काम में। इन केस अगर आपको ज़बरदस्ती कोई काम दे दिया गया हो और आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़े टाइम तक करेंगे फिर, लेकिन आपको उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी और उस कुछ टाइम बाद आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, कि सबसे पहले अपने बच्चे से पूछिए कि भाई उसको चाहिए क्या, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, ठीक है, जो भी उसको चाहिए वो चीज़ लाइए। ऐसा नहीं है मार्क्स के ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए, ठीक है। मार्क्स मैटर करते हैं बट हाँ ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ मार्क्स से मैटर करते हैं, मार्क्स भी एक पार्ट है आपकी लाइफ का, बट ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ पार्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो एक स्मॉल पार्ट है बट होल पार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एंड देन ये चीज़ तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये मंथ तुम्हारा 1 मंथ है, तुम इसमें चूज़ कर सकते हो, इन केस अगर तुम्हें स्ट्रीम चेंज करनी है तो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब देखो, कंसिस्टेंसी तुमको स्टार्टिंग से मेंटेन करनी पड़ेगी। 1 महीना तो डिले हो चुके हो बट अब से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज इन स्टार्टिंग
2 से 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, ठीक है। सबके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए होता है, बिकॉज अगर ये तुम्हारा 9th है तो ये तुम्हारा 10th होगा, बट ये जो होगा ये तुम्हारा 11th होगा। ये लॉन्ग जंप तुमको मारनी पड़ेगी 11th में, ठीक है। तुम अगर यहाँ भी पहुँचते हो तो भी तुम पीछे रह जाओगे, यहाँ पहुँचोगे तो भी पीछे रह जाओगे, यहाँ पहुँचोगे तो भी पीछे रह जाओगे। तुमको सीधे ऊपर जाना है 11th के, मीन्स उन बच्चों के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनके साथ में दौड़ना पड़ेगा। बिकॉज इस समय तुम ही नहीं हो, तुम्हारे बगल वाला दोस्त नहीं है, तुम्हारे बगल की क्लास वाले बच्चे नहीं है, उसकी बगल की क्लास वाले बच्चे नहीं, उसकी बगल के स्कूल वाले भी बच्चे नहीं। इस समय तुम्हारे साथ 20 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं इसी रेस में, और 2024 में वो साथ में तुम्हारे साथ नीट या जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ के रखनी, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता, टर्म 1 मेरा अच्छा नहीं गया था, सीधी सीधी बात तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ऐसा कोई तुमको गलत चीज़ें नहीं बोलता हूँ। इनकेस बाद में तुम्हें पता चले भैया इनके तो कम मार्क्स आए थे और ये हमको बताने चले थे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीधे से बताऊँ, मेरे मार्क्स कम आए थे, ठीक, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के साथ यही होता है 11th में जब वो आते हैं, बिकॉज 11th और 10th की दुनिया एकदम अलग है। अगर 11th एक सी है, ठीक है, तो वो पूरा एक ओशन है या 2-3 ओशन तुम मान लो, ठीक है। तो डिफरेंस तो है भाई, डिफरेंस तो आएगा। डरा नहीं रहा हूँ तुमको, एक समझा रहा हूँ, ठीक है, एडवाइस दे रहा हूँ भाई कि पहले से अवेयर हो जाओ, ठीक है। अब वो तुम्हारा एकदम लूज़ हो गया, स्टडी करना नहीं चलेगा, यहाँ पे पूरा फुल प्रूफ स्टडी प्लान तुमको बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलोगे तभी मेंटेन रहोगे, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन रहेगी, ठीक है, क्लियर। देन फिर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है, स्टिक टू टीचर। 11th में आके हम गलती यही करते हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आता गूगल पे पढ़ रहे हैं, गूगल पे आंसर देख रहे हैं, और नहीं तो यूट्यूब पे टीचर के लेक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम एक ही सब्जेक्ट हर जगह पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी, कोचिंग में भी, यूट्यूब पे भी। वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है या वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है, वो कह रहा है ये चीज़ ना करो, वो कह रहा है ये चीज़ करो, वो कह रहा है ये चीज़ मत करो, वो दोनों चीज़ छोड़ो, ये वाली चीज़ करो। यहाँ पे कंफ्यूज होगा, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन आएगा। यहाँ पे 11th में मेन चीज़ जो तुम्हारी होती है वो होती है स्टिक टू द टीचर। टीचर पे एक ही टीचर पे स्टिक हो जाओ, हर एक सब्जेक्ट अपना एक टीचर चुन लो। स्कूल में तो पढ़ा ही दें, बट इनके जो तुम एक्स्ट्रा जब तुम खुद से घर में पढ़ोगे तो या तो तुम कोचिंग में पढ़ोगे या तो ऑनलाइन पढ़ोगे। तो कोचिंग में अगर तुम्हें कोचिंग में समझ नहीं आ रहा उस टीचर से, तो तुम प्राइवेट ज्वाइन कर लो, या किसी अगर तुम कोचिंग ही ज्वाइन करना चाहते हो फिजिकल में, बिकॉज वहाँ पे तुमको एक एनवायरमेंट मिल जाता है। बट अगर ठीक है तुम तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ो, तो कोई एक सब्जेक्ट का, अगर तुमने बायो ले रखी है तो बायो का कोई एक ही टीचर को सेट कर लो, और फिर उसी से पूरे साल भर हर एक चैप्टर उसी की हर चीज़ देखना। सीट वो जो अपना जो टीचर का जो टीचर है उसको चेंज मत करना, बिकॉज फिर तुम्हारे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तुम सोचोगे भाई इन्होंने इतना ही पढ़ाया, वो तो और अच्छा पढ़ाते हैं, तुम पढ़ोगे भाई उन्होंने ये चैप्टर अच्छा पढ़ाया, ये वाला ये चैप्टर अच्छा पढ़ाया, तो ऐसा नहीं। हर एक टीचर पे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर को बना लो और वहीं पे स्टिक हो जाओ। फिजिक्स के भाई ये हैं, केमिस्ट्री के ये हैं, और बायो के ये हैं। अब इनसे हमें इन पे नहीं जाना या इन पे नहीं जाना, इन पे नहीं जाना, हमको इन्हीं पे स्टिक रहना पूरे साल। और ये तुम स्टार्टिंग में अभी जो टाइम है हर एक चैप्टर के हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के उनको देख लो, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, और बीच बीच के भी चैप्टर देखना, आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं टीचर को पूरे साल भर फॉलो करना है, और वही फिर तुम 12th में, इन केस अगर तुम 12th में चेंज करना चाहते हो तो 12th में करना चाहते टीचर। बट हाँ, अगर जो 11th है उसमें पूरा एक टीचर रखना, और 12th जो है उसमें भी एक ही टीचर रखना है। क्लियर इतना, ये ठीक है, बढ़िया है। टॉपर सीक्रेट, ये क्लास है, इसमें एक ए बच्चा है एक बी बच्चा है, इसके 95% आ रहे हैं, इसके 65% आ रहे हैं। सेम क्लास सेम टीचर, ठीक है, सेम स्कूल, तब भी ये इतना डिफरेंस, ये 30% का डिफरेंस क्यों? पहली बात, टॉपर्स का सीक्रेट हमेशा क्लास में 100% कंसंट्रेशन रखता है। ये कभी भी अपनी क्लास के जो टॉपर है उसको देखना, भले वो और टाइम में मस्ती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बट जब टीचर पढ़ा रहा होगा एकदम उसका कॉन्सेंट्रेशन टीचर पे ही रहेगा, वो टीचर पे ही फोकस करता है। मेन चीज़ हमारी यही होती है। देखो वो फ्री टाइम में मज़े कर रहा है, तुम भी मज़े कर रहे हो, बट तुम वो क्या करता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन तुम क्या करते हो उस समय भी मज़े ले रहे हो, ठीक है। और वही चीज़ तुमको पीछे कर देती है, टॉपर बनने से रोक देती है, ठीक है। तो हमेशा क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तो एकदम अच्छी तरीके से, जो भी टीचर बता रहे वो तुम्हारे लिए, टीचर जो बता रहा है वो स्कूल में, तो स्कूल के एग्ज़ाम में तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा वो, और जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज टीचर इतने साल से वही पढ़ा रहा है, उसको आइडिया है भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसमें भी हमें मेन चीज़ों पे ध्यान देना, और वो चीज़ हम कैसे ध्यान देंगे, वो जो टीचर बता रहा है उस पर ध्यान देंगे,
ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी गलती हो जाती है टॉपर से टॉपर ना बनने की। ठीक है, टॉपर बनना है तो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ टीचर को देखना पड़ेगा। जब टीचर बता रहा है भाई तब 100% कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद भले तुम इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, बातें करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब टीचर बता रहा है तो तुमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, मेजॉरिटी टाइम्स जो टॉपर होते हैं वो खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं वो। ठीक है, भले स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल की तो कॉपी है ही, कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग की तो कॉपी है ही। देखो तुमको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। स्कूल में जा रहे हो वहाँ पे टीचर समझा रहा है, तुम्हारे पास एक चांस है। कोचिंग में जा रहे हो वहाँ नहीं समझ आया, तुम्हारे पास फिर से चांस है, भाई अगले दिन हम जाके स्कूल में टीचर से पूछ लेंगे। ये तुम चांस लगाते रहते हो, भाई मेरे पास तो दो चॉइसेस हम कहीं भी जाके पूछ लेंगे, और इसमें तुम अपना सेल्फ स्टडी खुद से एनालिसिस नहीं कर पाते हो। और जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। तुम 4 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की, तुम 1 करोड़ की कोचिंग कर डालो, तुम नीट नहीं निकाल सकते या जेईई नहीं निकाल सकते अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। और ये ट्रू है, ठीक है, तुम ये आजमाना नहीं, ठीक है, अब मैं ये नहीं करूँ, तुम जाके इसको आजमाओ, बट हाँ ये ट्रू है। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, ठीक है, तब तक तो वो नहीं आना। एग्ज़ाम के लिए क्या, एग्ज़ाम से जब एक दिन पहले होता है, ठीक है, तो क्या होता है उस समय कोई टीचर या ट्यूशन नहीं आता घर में तुमको पढ़ा रहा है, तुमको पूरा घोल देता है तुम्हारे अंदर, ठीक है, नहीं, खुद ही से पढ़ते हो ना, तब एक डर रहता है भाई कल पेपर है, जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है। तब वही चीज़ को, उसी डर को या उसी मोटिवेशन को साल के पहले दिन से लाओ अपने अंदर, उसको लाने की कोशिश करो, और तभी तुम मेंटेन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, और सेल्फ स्टडी तभी करोगे। और खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो, हमेशा खुद से नोट्स बनाओ, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 1 स्टेप आगो। थर्ड पॉइंट क्या होता है, 1 स्टेप आगो। हमेशा क्लास में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास 12 का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ चल रहा है जैसे कि म्यूटेशन, तो म्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल, तो म्यूटेशन से पहले जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ठीक है। अब तुमको क्या करना, म्यूटेशन के आगे जो उसके मेंडेलियन के डिसऑर्डर ही है उसको पढ़ के चलना, हमेशा एक स्टेप आगे चलना। अगर टीचर ये तुम्हारा एक टॉपिक पढ़ा रहा है म्यूटेशन, तो तुमको उसके आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर भी पढ़ के रखना है। ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 10 तक मेरे साथ भी नहीं हुआ, ठीक है, मैंने भी नहीं किया था, बट हाँ 11-12 में जब मैं आया और जब मैंने इसको अच्छी तरीके से फॉलो किया, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ठीक है। और जब मैं देखो तुमको बताता हूँ, मैं जब क्लास 11 में गया था, ठीक है, सॉरी क्लास 12 में अभी जब गया हूँ, तो मैंने क्या किया था, हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सबके चैप्टर 1 के पूरे नोट्स बना रखे थे, रट लिया था उसको एकदम दिमाग में पहले दिन। और जब पहले दिन हम लोग दूसरी क्लास में रहते, तो मेरे बगल वाला जो बच्चा बैठा था उसने कहा भाई ये देखो इसने पहले से पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको करनी, पहले से बना के ले दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बना के ले दो फिर शो ऑफ करो क्लास में, भाई मैंने पढ़ रखा है, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। वो मैं पढ़ रहा था इसलिए उन्होंने देख लिया होगा शायद, ठीक है, बट हाँ तुमको पहले से पढ़ के रखना है कि हाँ भाई अगर टीचर आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा है तो हम चैप्टर 1 पहले से ख़त्म करके जाएंगे, या चैप्टर 1 को आधा तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है, आधा तो पढ़ ही लेंगे। मीन्स तुमको इतना पता होगा कि अगर टीचर ये 2 टॉपिक पढ़ा रहा है तो हमको एटलीस्ट 4 टॉपिक उस चैप्टर के आने चाहिए। बिकॉज अब तुम जो चीज़ तुम पहले से आती है तुम्हें, वो चीज़ अगर तो कोई तुमको पढ़ा रहा होता है तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से ये तुमको क्लिक करने में हेल्प करेगी। बिकॉज इनकेस देखो तुमने ये पढ़ रखा, इनकेस अगर तुम क्लास में कहीं डिस्टर्ब हो, कहीं किसी से बात करो, बट अगर टीचर ने वही चीज़ बोली तो तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक कर जाएगी कि हाँ भाई अगर टीचर वो वही बोले जो हमने पढ़ा रहा, तो तुम क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे उसकी तरफ। और इनकेस अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो टीचर कुछ भी बोलता तुमको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहले से हमें एक स्टेप आगे ही चलना है टीचर से, टीचर हो, कोचिंग हो, कोई भी हो, उससे एक स्टेप आगे ही चलना है। हमको खुद से एनालाइज करके खुद से पढ़ के पहले ही चलना है, तभी तुमको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा तुम्हारे रिजल्ट को 60 से 90% लाने में, टॉपर बनाने में, ठीक है। देन 4th स्टेप तुम्हारा आता है कंसिस्टेंसी, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन, ठीक है भैया। रिवीजन क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, आई बटन पे तुमको मिल जाएगी। बट इसके जो और टिप्स हैं, जो और तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है, तो उसको देखना। भले वीडियो थोड़ी लंबी है बट एकदम वर्थ इट होने वाली, पूरे साल का प्लान देने वाला, हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे आप कोई गलती नहीं करोगे अगर तुम इस चीज़ को पूरा फॉलो कर लेते हो। तुम्हारा मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं गिरने वाला, ठीक है, रिजल्ट नहीं गिरेगा अगर तुम इस चीज़ को पूरा फॉलो करके चलोगे साल भर, ठीक है। देन ये तुम्हारा हो गया ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहने वाला। मीन्स देखो कभी मैंने ये नहीं प्रमोट किया कि तुम 1 महीने का टाइम टेबल 1 हफ्ते का पहले से बना कर रखो, बट हाँ तुम्हारा टाइम शेड्यूल एक डे शेड्यूल है, ये टाइम टेबल नहीं कह सकते, डे शेड्यूल जो तुम्हारा है उसको मैं बताने वाला हूँ। और फिर ये चीज़ तुमको बना कर रखी, फिर तुम्हें पता है कि टाइम टेबल हमें कैसे फॉलो करना है। सिर्फ हमें सुबह उठ के अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेनी है कि भाई ये 3 टॉपिक है, ये हमें खत्म करना है। अब उस 24 घंटे में तुम कोई भी टाइम निकालो, कहीं भी टाइम निकालो, बस ये 3 चीज़ें तुम्हारी उस 24 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। बस मेन सबसे बढ़िया टाइम टेबल यही रहता है और यही फॉलो हो जाता है, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंसी 365 दिन अगर फॉलो करना चाहते हो तो यही एक टाइम टेबल फॉलो होगा और कोई फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको फॉलो करके रखनी है। तो चलो 24 घंटे तुम्हारे पास होते हैं दिन में, 6, 7, 3, 7, 3, 10, ठीक है। और ये 16 और 16, 8 कितना हो गया, 24, ठीक है, 24 आवर्स हो गए। ये 6 घंटे तुम्हारे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, ये 6 घंटे तुम्हारे स्कूल में चले गए, ओके।
7 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। स्लीप तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे पगला जाओ, ठीक है। IIT नीट और के चक्कर में तुम सो ही ना, सोगे नहीं तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब होगी तो पेपर नहीं दे पाओगे तो क्या ही फ़ायदा तुम्हारी प्रिपरेशन का, ठीक है। और हेल्थ ख़राब होगी तो तुम प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे तो क्या ही करोगे पेपर देके, ठीक है। तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। फिर 3 घंटे में अदर एक्टिविटीज़, नहाओगे, खेलोगे, कूदोगे, घूमोगे, ठीक है, जो भी होगा। फिर ये 8 आवर्स अब तुम्हारे पास बचते हैं। अब ये जो 8 सीक्रेट आवर्स हैं या इसके सीक्रेट ट्रिक जो है, ये गोल्डन आवर्स जो तुम कह सकते हो। अब इसको कैसे डिवाइड करना होता है, इसमें तुम्हारे पहला जो आवर आएगा वो होगा एक तुम्हारा इसमें से प्रोडक्टिव आवर होगा, दूसरा आवर जो तुम्हारा वो होगा होमवर्क आवर, एंड तीसरा अदर सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन अब ये बनता ही नहीं है कि हमें 16 से 20 घंटे पढ़ना, हमारे पास बचे ही 8 घंटे। अब इस 8 घंटे में 16-20 घंटे कहाँ से आ गए, ठीक है। अब इस 8 घंटे में ही हमको अपनी सेल्फ स्टडी या जो भी है वो चीज़ को करना है। तो सबसे पहला आवर जो इसमें आता है प्रोडक्टिव आवर। अब दिन में एक ऐसा आवर होता होगा तुमको पता है, अब वो सुबह हो सकती है, दोपहर हो सकती है, शाम होती है, रात हो सकती है। वो तुम्हें प्रोडक्टिव आवर, वो 1 से 2 घंटे का प्रोडक्टिव आवर तुम्हें निकालना है कि भाई वो उस ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे एकदम सबसे एक्टिव रहता हूँ, उस समय मैं अगर लर्न कर रहा हूँ तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे लिए वो सुबह, तुम्हारे लिए वो सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है या रात हो सकती है, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, वो तुमको पता होगा, ठीक है। तो मेरे लिए सुबह, तो मैं उसको सुबह में, जैसे कि मेरे लिए सुबह तो मैं करूँगा सुबह से 1 से 2 घंटे जो मेरे प्रोडक्टिव आवर है उसमें मुझे क्या करना है, वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको हमें करना है। बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% है और उस चीज़ को समझने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत आसानी से हम समझ लेंगे उस प्रोडक्टिव आवर में। देन तुम्हारा इसमें होमवर्क आवर आएगा, जो स्कूल का वर्क होगा, भैया स्कूल का वर्क भी तो करना होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो सब चीज़ें इसमें करोगे, ठीक है। तो 2 घंटे इधर और 2 घंटे इधर निकाल दो। अब तुम्हारे पास इसमें बचते हैं कितने, 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे बच गए तुम्हारे, ठीक है। और 4 ही घंटे हमें चाहिए, 3 हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है। तो मेन तुम्हारे सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल PCB लेता हूँ, तो ये 3 घंटे हो गए। 1 घंटे में क्या कर लोगे, इसमें तुम्हारा इलेक्टिव भी आ जाएगा, आधे घंटे इलेक्टिव और आधे घंटे इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश तो पढ़ते जाओ भाई, ये तो एकदम रट गया होगा, ये तो समझ आएगा, इंग्लिश में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वो इलेक्टिव में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो वो तुम हाफ एन आवर अगर डेली करोगे तो उसमें आराम से तुम 100% फोड़ रहोगे, ठीक है। मेन इसमें जो मेन सब्जेक्ट है इनमें 1 घंटा रोज़ डेली देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये 4 घंटे बचते हैं और 4 ही घंटे हमें चाहिए। तो ये हमारा फुल प्रूफ प्लान होगा 24 घंटे का। तो यहाँ पर हमारा कोई वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और यही इस तरीके से तुमको फॉलो करना है। मीन्स तुम्हें दिन में ये 4 और 2 6 घंटे निकालने हैं, ठीक है। 6 घंटे ये निकालने हैं, ठीक है। जिसमें कि होमवर्क तो हटा दो, उसमें तो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ हम होमवर्क कर रहे हैं, छाप रहे हैं, बस कहीं से कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम खुद से होमवर्क करो तो तुम्हारे लिए वो बेटर है, ठीक है। तब वो तुम्हारे फ्रूटफुल हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। बट इन केस मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, घर पे आए हैं, गूगल खोलेंगे, वहाँ से छाप लेंगे, ठीक है। वो तो हटा दो। तो मेन हमारा जो मेन जो आवर होते हैं 6 घंटे, ठीक है, वो चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें कि 1 से 2 घंटे जो वीकेस्ट होगा। अब वीकेस्ट हमारा फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो हो सकता है। बायो तो वैसे नहीं होता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। इन केस PCM है तो तुम्हारा मैथ्स तो नहीं होगा, फिजिक्स में होता है या तो केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ये क्वेश्चन होते हैं, मेन मेजॉरिटी यही इन्हीं में डाउट होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा इस प्रोडक्टिव आवर में करना है, जो तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट में 1-1 घंटा तो वो एक्स्ट्रा देना ही देना है, ठीक है। इस प्रोडक्टिव आवर में उस चीज़ को करो जो तुम्हारा वीकेस्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक टाइम टेबल है, ठीक है। इसको समझिए। अब हम चलते हैं, ठीक है, टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है, जो कोई रिज़ल्ट को तुम्हारे ग्रो अप करेंगी, जो कि रिज़ल्ट को तुम्हारे उठा देंगी ऊपर की तरफ, ठीक है। वो वाले टिप्स अब आ चुके हैं मेन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी इस टिप में आती है, एम ऑफ कंपटीशन। एम ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है, तुमको किसके पर्सपेक्टिव से या किसके बिहाफ से प्रिपरेशन करनी है, अपने नीट या जेई के हिसाब से। नीट या जेई के पर्सपेक्टिव से अगर तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है तो तुम्हारा CBSE वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको तुम फोड़ दोगे 90% प्लस। बट इन केस तुम सिर्फ CBSE के लिए पास होने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा ये तो नहीं निकलने वाला, या बहुत कम मार्क्स से निकल जाएगा। तो तुम्हें प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज इसमें क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आएगा NCERT से, हर एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें हमें हर एक चीज़ को पढ़ना होगा। और जब हमें हर एक चीज़ आती होगी तो CBSE क्या है, ये तो बोर्ड एग्जाम तो इसी में से आएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स आते हैं तो वो भी हमें आ रहे होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आता है तो सैम्पल पेपर हम यूँ कर लेंगे। जब सैम्पल पेपर हो जाएगा तो CBSE में 90% प्लस फोड़ेंगे हम बोर्ड एग्जाम में। तो वो तो हमारा हो ही क्या, साथ में हमारा नीट या जेई है वो भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसके पर्सपेक्टिव से, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर।
देन इसमें तुम्हारा सेकेंड पॉइंट, चैप्टर को रट लो भाई। सेकंड पॉइंट इसी का पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जब तुम इसके हिसाब से पढ़ोगे तो हमेशा एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी हार्ट एंड सोल है, एनसीईआरटी हार्ट एंड सोल है, ये हमेशा से मैं कहता रहा हूँ। अगर इसको तुम प्रिपेयर कर लेते हो ना तो तुम्हारा ये आराम से निकल जाएगा, और ये भी आराम से निकल जाएगा। और हर एक चैप्टर का एक एक पार्ट उसको रट लो, पूरा अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। वो चीज़ हमको करनी है। फिर सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा आता है, सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा आता है क्वेश्चन फ्रेम। अगर तुम्हें अपना रिजल्ट 60 से 90 पे उठाना है तो तुम्हें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन फ्रेम करना। देखो हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, हम आंसर तो कर ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। बट सेकंड क्वेश्चन जो मेन चीज़ ये आती है कि हमें अगर आंसर दे रखा है, हमें उससे क्वेश्चन बनाना है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 90% पीपल वो नहीं कर पाएंगे, 90% ऑफ द पीपल डिफिकल्टी फेस करेंगे, ठीक है। और उस आंसर के, एक ही आंसर के 4 से 5 सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर सेम ही है। तो यहाँ से अगर तुम जिस दिन ये चीज़ जान गए, एक आंसर दिया है उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस किस तरीके से उसे बनाया जा सकता है, वो चीज़ अगर तुम जान गए तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी 0.1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही लेस केस में, बहुत ही रेयर केस में, बहुत कम बच्चों के साथ होता है। बट इनकेस अगर तुम उनमें से हो तो ये तुम्हारे एक गिफ्ट है, एक वरदान तुम कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम्हें क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया, ठीक है, और ऐसा नहीं कि एकदम ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, कर लेंगे, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ईजी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाना हमें आना चाहिए, सिर्फ आंसर दे रखा है, हमें उससे क्वेश्चन बनाना है। जो बुक में पैराग्राफ दे रखा है, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल ये म्यूटेशन का पैराग्राफ दे रखा है, अब मुझे क्या करना है, उसमें से क्वेश्चन बनाना है। भाई व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, या ये कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ये हर एक चीज़ इसके बारे में जो भी है वो सब तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। दिमाग में तुमको क्वेश्चन लाना है, भाई इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर ये चीज़ तुम्हें आ गई, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्लियर। फिर थर्ड चीज़, ठीक है, थर्ड चीज़ क्या आती है, टीचिंग। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो जब मैंने 11th में लेक्चर बनाए हैं, ठीक है, 11th क्लास में 11th के लेक्चर बनाए थे, तब मुझे भी वो हेल्प करा, बिकॉज मैं टर्म 2 में बनाने लगा, ठीक है। और टर्म 2 में थोड़ा सा मुझे हेल्प मिली, वहाँ से मेरा रिजल्ट इंप्रूव भी हुआ, ठीक है। तब मैं क्या करा, तुम्हारे लिए लेक्चर बना था। अब तुम्हारे लिए लेक्चर बनाने तो मुझे हर एक चीज़ को नोट्स में भी अच्छा एकदम 100% देना होगा, और हर एक चीज़ को समझाना होगा अच्छी तरीके से। नहीं तो तुम कहोगे भाई खुद को नहीं आता, हमको पढ़ाने चलो, ठीक है। वहाँ पे देखो जब भी तुम किसी से बता रहोगे, या तुम इन केस तुम छोटे बच्चे को लेते हो, अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम अपने तरफ से 100% ट्राई करो, भाई मैं आंसर दे दूँ, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई वो छोटा बच्चा मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं बड़ा हूँ और मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए शेम की बात है। तो जब तुम पढ़ा रहे हो, अब वो तुम अपना फ्रेंड को ले सकते हो, या किसी को सामने बैठा दो, या शीशे में जाकर तुम पढ़ाने लगो। बट इस मीन्स उस माइंड से पढ़ाओ कि सामने वाला जो बैठा उसको कुछ आता ही नहीं, तुमको अपनी तरफ से 100% उसको हर एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाने है। और जब तुम समझाने लगते हो ना तो तुम्हारा अंडर इनबिल्ट तुम्हारा मोटिवेशन आने लगता है, ठीक है, इनबिल्ट तुम्हारा खुद से आएगा। और ऐसा तुम ट्राई करना, जब तुम्हारा चैप्टर हो जाए तो क्या करना, या तो शीशे के सामने जाके बैठ जाना, या अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना, उसको समझना, क्या दो भाई तुम बैठो, अब मैं तुमको चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, फिर तुम वही चीज़ हमको समझाना। उससे क्या होगा, जब तुम पढ़ा रहे हो तो ना तो तुम्हारा 100% तुम्हारा माइंड सिर्फ उसी पे फोकस कर, भाई मैं कितना ज़्यादा हर एक चीज़ कहाँ से रिकैप करके उसको पूरा अच्छी तरीके से बता दूँ, ठीक है। तो अब टीचिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कि सब लोग बच्चे जाके तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल लो और वहाँ पे जाके पढ़ाओ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बट उसको तुमको बताना है अपने दोस्त के साथ, या शीशे में जाके बैठो और पढ़ाने की ट्राई करो, ठीक है, कि खुद से, और बिना देखे कोशिश करो, बिना देखे पढ़ा रहे हो। बट इनकेस अगर तो नहीं हो पाए तो भाई अपने नोट्स खुद से बनाओ और उसी नोट्स को बताओ, ठीक है, उसको एकदम अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके बताओ, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना हम बताते, देखो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना तुम उसको शेयर करोगे उतना वो बढ़ेगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है, देखो, ठीक है, वैसे ही पैसा जितना तुम इन्वेस्ट करो वो और बढ़ेगा, तो वैसे ही तुम्हारा नॉलेज है, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा वो और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट इस वीडियो को, हाउ टू डू रिवीजन। ठीक है, अब बारी आती है मेन पार्ट की रिवीजन की, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ये क्या है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट हाँ बहुत सही होनी है, बहुत एकदम हर एक चीज़ में यहाँ पे। पहला जो तुम्हारा आता है रिवीजन, ठीक है, SQP। भाई 11th-12th में ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ें मैटर करती है, SQP एंड PYQ। SQP एंड PYQ तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। अब इसकी गोल्डन ट्रिक मैंने बता के रखी है, 10 to 11 ईयर्स पे जो तुम्हारा पेपर है वो एकदम पैरेलली सेम आएगा, ठीक है, पैरेलली सेम आ जाता है, लगभग 70 to 80% सेम क्वेश्चन आता है, या उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म तुरंत आ जाता है। ये कुछ ही क्वेश्चन होते हैं 30 to 20% जो डिफरेंट होते हैं थोड़े, ठीक है। तो हर एक 10 साल का अगर तुम 2024 में देने जा रहे हो तो जो 2014 और 13 का सैम्पल पेपर देख के जाना, एंड जो CBSE उस साल निकालेगी 2024 के लिए सैम्पल पेपर उसको देख के ज़रूर जाना।
ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाली है, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट ईयर की भी ज़रूर देखना, ठीक है, लास्ट ईयर की एंड 10 ईयर्स की, ठीक है, 2013-12 का और 2023 के भी देख लेना, ठीक है। तो ये 4 सैम्पल पेपर तो तुमको करने ही करने हैं। बाद में तुम इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो तुम करना चाहते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा रिफरेंस लेना चाहते हो, उसके ऊपर तुम कमेंट कर सकते हो कि ये बता, मैं कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम बता देना अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ कि मैंने कौन कौन से चैनल से पढ़ा है या कौन कौन सी बुक से पढ़ा है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसमें मैं बता दूँगा कि भाई कौन कौन से सैम्पल पर करने, किसके सैम्पल पर करने चाहिए और कौन से यूट्यूब चैनल से या कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता दूँगा, तो अगर तुम कमेंट करते हो तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो होता है लिमिट गोल, ठीक है। जब तुम टू डू लिस्ट बना रहे होगे सुबह, तो वहाँ पे एक लिमिट सेट कर लो, भाई ये 3 टास्क मुझे करने हैं, ये 3 टास्क करने हैं, और हर एक टास्क के बाद तुम कुछ अवार्ड दो, ठीक है। अवार्ड के रूप में तुम कुछ भी दे सकते हो, अपने आप को चॉकलेट दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। बट जब तुमको कोई अवार्ड मिल रहा होता है, ठीक है, देखो जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है वहाँ पे हम अगर फर्स्ट आए तो हमको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, ट्रॉफी मिलेगी। तो एक जज्बा रहता है अंदर से जीतने का कि हाँ भाई मुझे कुछ मिलने वाला है, तो हम उसके लिए और मेहनत करते हैं और उसके लिए फोकस रहते हैं। बट इनकेस होता है भाई हमको बस करना है ये काम, उसके लिए कुछ मिलने का, तो हम उतने एक्टिव नहीं रहते। तो ये चीज़ हमेशा ट्राई करना, अपने एक गोल को सेट करके रखना, ठीक है। एक अपना जो रिवॉर्ड है उसके गोल के साथ सेट कर लेना कि अगर मेरा ये तीन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या 3 टास्क जो हैं अगर मैंने कंप्लीट कर लिए तो मुझे ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब वो तुम खुद भी दे सकते हो, अपने पेरेंट्स से कह दो दे दें, ठीक है। बट हाँ, अगर वो सेट करोगे तो तुम्हें रिवीजन करने में और स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला, ठीक है। देन आता है भैया रिवीजन तो हम कर रहे हैं, बट ये कैसे पता लगाएं, ठीक है, कैसे पता लगाएं कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो 100% हो गई है। देखो 100 तो कभी होने वाली नहीं है, 100 किसी की भी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। 99.9% तुम कह सकते हो, 99.9% कह सकते हो, बट 100% तुमको कभी नहीं आने वाला, ये किसी स्टूडेंट को नहीं आ सकता। 99.9% आ सकता है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाएं, देखो वो दिन जिस दिन तुम 1 पेज नोट्स में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर दो, देखो वैसे तो चैप्टर थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये 1 पेज होता है, इसके आगे पीछे में या आगे में ही अगर तुम कंप्लीट कर लो, वो दिन जिस दिन आ जाए उस दिन समझ जाओ तुम्हारा चैप्टर जो है वो एकदम क्लिस्टर क्लियर है, तुम्हारी उंगलियों पे वो चैप्टर चल रहा है। कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तुम तुरंत बोल दोगे, तुम बैठे ही उसी लिए हो कि भाई कोई पूछ ले बस हम तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर वो दिन जब आ जाए तुमको पता चले भाई आज मैंने इस चैप्टर को 1 पेज नोट में ख़त्म कर दिया है, उस दिन तुम्हारी 99.9% प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिस सेशन के एंड तक ही तुम्हारा अचीव हो पाएगा। ऐसा नहीं तुम आज चैप्टर पढ़ो, 2 बार पढ़े और तीसरी बार में तुमको पूरा चैप्टर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये 11th-12th है, कोई छोटे सिलेबस नहीं है, ठीक है, कोई छोटे क्लास के सिलेबस नहीं है, ठीक है। देन तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट आता है NCERT हाईलाइट। स्कूल में जो भी टीचर ने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको एकदम अच्छी तरीके से रिवीजन करना, उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है, और वो चीज़ तुम्हारे एकदम आंखों में तुम्हारे दिमाग में ना रट जाए कि अगर बुक बंद भी है तो तुमको याद है भाई ये चीज़ टीचर ने हाईलाइट कराई थी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और जो भी है वो सब चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी। एंड हाँ, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी हैं जो कि तुमको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बट हाँ, यू विल एन्जॉय योर क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने तुमको पूरा क्लास 11 के बारे में बता दिया है। तो आई होप अब तुम्हारे अंदर एक भी डाउट नहीं रह गया होगा, और भाई अब तुम शायद क्वेश्चन नहीं करोगे, और ये क्वेश्चन करना भी नहीं है कि भाई अब राइट टाइम आया है क्लास 11 स्टार्ट करने का कि नहीं। तो भाई अब जल्दी से अपना IT का एग्ज़ाम दो और 2-3 दिन का चिल मारो एंड देन स्टार्ट करो 11th की प्रिपरेशन, बिकॉज तुम ऑलरेडी 1.5 महीने पीछे हो चुके हो जो पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप यू आर लाइक द सेशन, ठीक है। बहुत अच्छी लगी हो तुमको ये वीडियो, और अगर पसंद आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड हाँ, बस चलो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को भी शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे 9th-10th का भी कॉन्टेंट मिल रहा है एंड 11th का भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलो आज में इतना ही, टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th एंड 12th सेशन ऑल्सो।